नमस्कार। मैं हूं शिवानंद सिंह, द ऑल्टरनेटिव की तरफ से। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री राजेंद्र सिंह। आज की चर्चा का विषय है कि डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो मेरा सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा राजवेंद्र सिंह साहब का, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के। राजवेंद्र सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ऑल्टरनेटिव थैंक के यू। हमारे इस प्रोग्राम में। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि हायर जुडिशरी की या हायर जो मैंने उच्च जो न्याय प्रणाली है, न्याय जो हम लोग जैसे जानते हैं, आपके सेशंस कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए या सुप्रीम कोर्ट के हो गए। तो इन लोगों की, इन जो मैंने स्तर के जो जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी जिसको हम लोग कहते हैं, इनकी एक संवैधानिक लोकतंत्र में या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में क्या भूमिका होती है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। एक्चुअल में जो संवैधानिक मैकेनिज्म है हमारे देश में, एक तो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां पर भी संवैधानिक लोकतंत्र है, वहां पर संविधान के निर्वचन की जिम्मेदारी हम्म। न्यायपालिका के ऊपर होती है। संविधान के प्राविधानों के निर्वचन की जिम्मेदारी सब जगह न्यायपालिका के ऊपर होती है। और उसके साथ साथ संविधान के पैरामीटर पे कौन से कानून हैं, कौन से कानून नहीं है, इसको भी चेक करने की जिम्मेदारी, जिसको हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, उसकी जिम्मेदारी भी न्यायालय के ऊपर रहती है संवैधानिक लोकतंत्र में। हमारे देश में जो संविधान है, उसमें हमारे संवैधानिक व्यवस्था में हमारी जो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हायर जुडिशरी हम लोग कह सकते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान के संरक्षक होने की, संविधान के निर्वचन की भी। उसके साथ साथ कोई भी कानून संविधान के खिलाफ न बना सके विधायिका, चाहे वो विधानसभाएं हो और चाहे वो पार्लियामेंट हो। संविधान के प्राविधानों के, खास करके जो मूल अधिकारों के प्राविधान हैं अध्याय 3 में, उनके खिलाफ कोई कानून न बनाया जा सके, इसको देखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 12 में स्टेट को डिफाइंड किया गया है। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसमें राज्य की पूरी मशीनरी आती है, सरकार आती है। और जो संविधान का पूरा मैकेनिज्म है, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक भी बनाया गया है हमारी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को। ऐसे में ये पूरा संवैधानिक मैकेनिज्म ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो नौकरशाही है, जो कार्यपालिका है, वो नागरिकों के अधिकारों को अ, कमतर कर सकती है, उनको छीन सकती है, ऐसा संविधान निर्माताओं का मानना था। और इसीलिए संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि अब सत्ता में बैठी कोई भी सरकार या नौकरशाही अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन करना चाहे, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का या विधिक अधिकारों का हनन करना चाहे, तो वो नागरिक सीधे तौर पर अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में आ सकता है, और अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि आपको सुना नहीं जाएगा। तो अभी एक व्यवस्था इस तरीके की है कि ये जो 5 प्रकार की रीटें निर्गत होती हैं, ये राज्य के खिलाफ ही निर्गत हो सकती हैं। और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को संविधान प्रदान करता है ये शक्ति, ताकि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। एक बात मैं यहाँ क्लेरिफाई करना चाहूंगा। अभी कुछ समय से इस तरीके से व्यवस्था बताई जाती है कि जैसे हुकूमत के खिलाफ, सरकार के किसी नीति के खिलाफ बोलना, सरकार की कोई मुखालफत करना जैसे देश विरोधी बात हो गई हो। जबकि हमारे संवैधानिक मैकेनिज्म में संविधान निर्माता इस बात को महसूस कर रहे थे कि सरकार खुद कभी कभी
नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ जा सकती है, और इसलिए अदालतें बनाई गई हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगी। जो 5 प्रकार की रीटें हैं वो राज्य के खिलाफ अदालतें निर्गत कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि संविधान निर्माता ये मान के चल रहे थे कि जो सत्ता है, जो हुकूमत है, जो नौकरशाही है, जो सरकार है, वो नागरिकों के अधिकारों को कमतर करने की दिशा में काम कर सकती है। ऐसी दशा में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह व्यवस्था दी गई है कि आपको नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा होना है। मतलब ये है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सरकार के खिलाफ खड़े होकर के उनके प्रोटेक्शन करेंगे, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के बतौर, ये व्यवस्था है। जबकि आजकल ऐसा बताया जाता है कि सरकार के मुखालफत करना जैसे कोई गलत बात है, देश विरोधी बात है। ऐसी बात नहीं है। सरकार बिल्कुल। खुद कभी कभी नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ जाती है, जिसको संरक्षण देने के लिए, जिसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 226 और 32 में प्राविधान किया है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का। जी शिवरन जी। हाँ, अच्छा, एक और प्रश्न हमारा अभी दूसरा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ये है सर आपसे, कि जैसे जी। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत तरह के डेवलपमेंट्स इस तरह से हो रहे हैं और एक तरह का एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस है। तो अभी सबसे बड़ी चुनौतियां या चैलेंजेस क्या है न्यायपालिका के सामने? न्यायपालिका के सामने चैलेंजेस इस समय बहुत सारे हैं। देश के पैमाने पर हम लोग देख रहे हैं। एक तो ये पूरा एक स्लोगन चल रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लोग महसूस कर रहे हैं कि जैसे संविधान के साथ कुछ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। और मैंने बताया कि संविधान को संरक्षित करने का, संविधान को इम्प्लीमेंट करने, और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी वो हमारी हायर जुडिशियरी को है। तो अगर देश के बहुसंख्यक नागरिक ये महसूस कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी जो संविधान में उसको दी गई है वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है। दूसरी चीजें ये है कि अगर उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि देश में संविधान का मैकेनिज्म ये है कि वो नागरिकों को, जो हमारी प्रस्तावना में भी दिया है कि सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रस्तावना में संविधान ने, हम लोगों की सरकार और हमारी पूरी सिस्टम ने अपने ऊपर ली है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, खास समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। न्यायपालिका उसका संरक्षण नहीं कर पा रही है। जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार जो प्रदान करता है, जो जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन चारों तरफ दिखाई देता है। और उसको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी न्यायपालिका की थी कि हर नागरिक को कानून के समक्ष समता मिले और कानून के सामने, कानून की नजर में हर हर नागरिक बराबर हो, ऐसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर न्यायपालिका विफल हो रही है अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज करने में, कि वो नागरिकों को समानता के साथ कानून ट्रीट करे, इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से संवैधानिक मैकेनिज्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये है कि सबको, जो आर्टिकल 21 में भी है, सबको सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी। और सम्मानजनक जीवन को डिफाइन करते हुए बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर, राइट टू शेल्टर एक बहुत जरूरी चीज है सम्मानजनक जिंदगी के लिए। लेकिन अभी जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करेगी, जो बेघर लोग हैं उनकी आवास की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा ना करते हुए उल्टा जिनके पास घर है उनको बुलडोज किया जा रहा है। और न्यायपालिका हमारी, कुछ दो चार मामले ऐसे हैं जिसमें न्यायपालिका ने संरक्षण देने के लिए कुछ आदेश दिए हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से पूरे देश में बुलडोजर का राज कायम हो रहा है और लोगों के जो शेल्टर हैं, पूरे पूरे परिवार को शेल्टरलेस कर दिया जा रहा है, वहां पर भी न्यायपालिका विफल हो रही है। बहुत सारे लोग जिनके ऊपर बोगस आरोप हैं और कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, राजनीतिक विरोधी जेल में बंद हैं, और उस पर भी न्यायालय अपना काम नहीं कर पा रहा है लोगों को समानता के साथ न्याय देने का। वो उस जगह पर भी न्यायालय अपनी जिम्मेदारी
सही से नहीं डिस्चार्ज कर पा रहा है, और जो रूल ऑफ लॉ है, हम्म। जो डेमोक्रेसी की जान है, जिसमें कानून का राज होना चाहिए और हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर हो, ये जगह जगह पर कंप्रोमाइज होते हुए दिख रहा है। और इस जगह पर न्यायपालिका भी विफल होती दिख रही। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियां न्यायपालिका के सामने है कि जो संविधान ने उसको जिम्मेदारी दी है, वो उसको डिस्चार्ज करने में काफी हद तक विफल होती दिख रही है। जी शिवानंद। हम्म। हाँ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा, कुलदीप सिंह सेंगर का केस था, फिर एक अरावली वाला, अरावली हिल्स का भी केस था। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि न्यायपालिका को भी न्याय करने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी एक जन आंदोलन, एक मजबूत जन आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे जब तक न कि माने लड़ाइयां सड़कों पर न लड़ी जाएं, या जब तक जन आंदोलन किसी विषय पर, वास्तविक जन आंदोलन किसी विषय पर न हो, तब तक माने न्यायपालिका भी अपने आप को सुरक्षित, या समझिए कि एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एक माने डिसीजंस देने में और संविधान की सुरक्षा करने में, मौलिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करने में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, इसमें जो संवैधानिक मैकेनिज्म यही है कि जहां पर भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, वहां पर न्यायपालिका सरकार के सामने खड़ी होकर के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। न्यायपालिका जब ऐसा करते हुए नहीं दिखती, तब लोगों को सड़क पे आना पड़ता है। ये मैकेनिज्म जो है, ये इसलिए है, एक सेफ्टी वाल्व की तरीके से है, ताकि जन आंदोलन ना भड़के, लोगों का गुस्सा जो है सड़कों पर ना भड़के। लेकिन जब न्यायपालिका इस पर विफल होती है, तो लोग के पास विकल्प नहीं रह जाता, नागरिकों के पास, कि वो सड़क पे आए। मैं एक बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि हम इस बात के समर्थक नहीं हैं कि न्यायपालिका जन आंदोलनों के दबाव में या जन भावनाओं के दबाव में काम करे। ये न्यायालय के लिए उचित नहीं है। न्यायालय को रूल ऑफ लॉ को सुनिश्चित करना है, और रूल ऑफ लॉ, जो कानून है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। वो किसी भी बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जन आंदोलन, जन दबाव, इससे परे होना चाहिए, और तभी रूल ऑफ लॉ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा चलन में आया है न्यायपालिका के अंदर ही कि बहुसंख्यक या लोगों के सेंटिमेंट के आधार पर निर्णय देने की जो चलन है, ये संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की जिम्मेदारी के तहत इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसके खतरे बहुत हैं। हम्म। इसके खतरे ये हैं कि कोई भी समुदाय इकट्ठा होकर के और न्यायपालिका पर दबाव बना करके अपने पक्ष में फैसले करा सकता है, या रूल ऑफ लॉ को सही ढंग से इम्प्लीमेंट होने पर कोई एक ऐसा लूप होल छोड़ा जा सकता है। तो न्यायपालिका को इसीलिए इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। न्यायपालिका को इसीलिए निष्पक्ष होकर के तमाम दबावों से परे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब न्यायपालिका ने खुद ही ये रास्ता खोल दिया सेंटीमेंट के आधार पर फैसला देने की, तो फिर ये चीजें लगातार चल रही हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस गोविंद माथुर, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ जन बुद्धिजीवियों के चेहरे पोस्टर लगवा दिया था लखनऊ की सड़कों पर, जिस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने एक बेंच बनाया, और खुद उन्होंने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि आप उनकी निजता को चौराहों पे पोस्टर लगा करके कि ये दंगाई हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे उनके आर्टिकल 21 का जो राइट है वो प्रभावित होता है कि किसी को भी आप उत्तेजित कर रहे हैं कि लोगों की हत्या कर सके, और उनकी निजता, उनके नाम, नंबर, पते आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। इसलिए ये पोस्टर इमीडिएटली हटाए जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टर नहीं हटाए, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको कोई राहत नहीं मिली।
लेकिन इस बीच में जब भी कोई इस तरीके का फैसला आता है, सत्ता समर्थक एक भीड़ जो है, उन्मादी भीड़, वो अदालत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर और तमाम तमाम इस तरीके के बयान दे करके अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से भी न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से डिस्चार्ज नहीं करती। क्योंकि कोई भी अच्छा फैसला, रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने का फैसला या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला, मैंने बताया कि गवर्नमेंट के खिलाफ न्यायपालिका की जिम्मेदारी है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जनता से चुनी जाती है, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट, उसके खिलाफ जब कोई फैसला आता है तो इस तरीके के सेंटिमेंट उकसाए जा सकते हैं गवर्नमेंट की ओर से, जो कि होता हुआ दिख रहा है। इसलिए न्यायपालिका का जन आंदोलनों के दबाव में काम करना उचित नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बन गई हैं कि जब अदालत अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से डिस्चार्ज करती हुई नहीं दिख रही है, ऐसे दौर में मैं इस बात को समर्थन करूंगा कि जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण और उनकी जिम्मेदारियां वो डिस्चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। और इसलिए जनता को यह अख्तियार है कि न्यायालय अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको उसकी सीमाओं में उसकी आलोचना हो, और उसके बारे में एक जन आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन इसके खतरे बहुत हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि न्यायालय का काम भी जनता की कसौटी पर तय होगा, और इसीलिए हर कोई जनता की अदालत में, जो सबसे बड़ी अदालत है, अदालतों की भी अदालत है, उसकी नजर में है। हमारे यहाँ जो ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपको भी, जो अदालत के अंदर जो बैठे लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या फैसला कर रहे हैं, क्या सुनवाई हो रही है। आपका आचरण भी, बहुत सारे जो अधिवक्ता और लिटिगेंट्स जो अदालत के अंदर मौजूद रहे हैं, उनकी निगाहों में आपको देखा जा रहा है। तो आप भी जनता के सामने हैं, आपका कंडक्ट भी जो तय किया जाएगा। तो ये अब आज जहां पर अदालतें हमारी पहुंच चुकी है, हमारी जो लोकतांत्रिक पद्धति में जो अदालतों की स्थिति हो गई है, ऐसे में जनता की कसौटी पर अदालतों का कंडक्ट और न्यायाधीशों का कंडक्ट भी तय हो, ये मैं इसका समर्थक हूं। इसके खतरों की संभावना के बावजूद, क्योंकि अब जो हालात हो गई है कि अदालतें जब अपनी जिम्मेदारी हम्म। डिस्चार्ज नहीं कर रही हैं, तो जनता को उनसे भी सवाल पूछने की जरूरत है। और जनता के सवालों के आईने में ही अदालतों को भी अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक। जी शिवेंद्र अच्छा, जी। इसमें, हाँ, इसमें मैं एक और भी प्रश्न पूछूंगा आपसे। एक अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जजेस का, कहीं जी ना जी। कहीं क्या ये भी जुडिशियल ऑब्जेक्टिविटी जो है, माने इस पक्षता, इसको कहीं ना अब कहीं ये भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है न्यायिक नियुक्तियों का। न्यायपालिका में खास करके जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, खास करके उच्च न्यायालय में वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि मैंने बताया कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के तौर पर उच्च न्यायालयों को काम करना है स्टेट के खिलाफ। लेकिन अभी एक चलन शुरू हुआ है कि जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी देखी जाती है। और जिस तरीके के लोग अपॉइंट हुए हैं हाल फिलहाल में, वो, एक सवाल और मैं पहले क्लियर कर दूं कि एक बहस चल रही है कि क्या ये कॉलेजियम सिस्टम न्यायिक नियुक्तियों का उचित है कि नहीं है। हम कॉलेजियम सिस्टम के समर्थक नहीं हैं, क्योंकि इसमें जजेज को नियुक्त करने का राइट मिल जाता है। और देखा यह जा रहा है कि कुछ गिने चुने खानदानों के अंदर से ही लोगों को नियुक्तियां हो रही हैं। लेकिन इसके बरक्स, इसके पैरेलल एक और प्रस्ताव जो एनजेएसी का है, नेशनल कमीशन फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, उसका एक्ट भी आया था, जिसको यूपीए सरकार लेके आई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिया था, अल्ट्रा वायरस घोषित करते हुए। ये सरकार भी बार बार इस तरीके की पैरवी कर रही है कि जैसे
न्यायिक नियुक्तियों का अधिकार सरकार के हाथ में आना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये कहना कि सरकार नहीं नियुक्त कर पा रही है गलत है। हाल फिलहाल की नियुक्तियों को अगर देखा जाएगा तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ही सरकार जिसको चाहती है उसी का अपॉइंटमेंट हो पा रहा है, और सरकार उसकी विचारधारा के लोगों को ही विचारधारा के आधार पर सेलेक्ट करके न्यायिक नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारी जो संविधान के प्रति है, जो रूल ऑफ लॉ के प्रति है और जो नागरिकों के प्रति है, उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो विचारधारा की कसौटी है, जब आप हुकूमत की विचारधारा के आधार पर सेलेक्ट होते हैं और आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी यह है कि हुकूमत के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ आपको नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना है, तो न्यायाधीश इस बात पर चूक जाते हैं और वो सरकार की तरफ खड़े होने का नजरिया लेके चलते हैं। इसीलिए नागरिक अधिकारों की जो पैरवी पिछले 20-30 सालों पहले जो हम लोग देखते थे अदालतों के माध्यम से, जिसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता था, वो अब नहीं दिख रहा है। बल्कि ये खुले तौर पर लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे अदालतें अब प्रो एग्जीक्यूटिव हो गई हैं, जिनकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की थी, वो अब प्रो एग्जीक्यूटिव होकर के एग्जीक्यूटिव के नजरिए से चीजों को देख रही है। और इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं न्यायपालिका के अंदर। तो ये जो न्यायिक नियुक्तियों का मामला है, ये अभी तो सरकार के हाथ में पूरी तरीके से चला जाए, ये भी उचित नहीं है। एनजेएसी का जो प्रस्ताव है, ये इसका एक कोई बेहतर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें लोगों की, जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड देखा जाए और उनका संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनका कमिटमेंट क्या है। और जो विचारधारा की कसौटी है, मैं समझता हूं कि संवैधानिक मूल्यों की विचारधारा की कसौटी के आधार पर न्यायाधीशों का सिलेक्शन हो। उनके कंडक्ट को भी देखा जाना चाहिए, उनकी हिस्ट्री को भी देखा जाना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे लोग न्यायाधीश अपॉइंट हो रहे हैं उच्च न्यायालयों में, जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के पद पर 2 साल पहले तक रहे हैं और उनको न्यायाधीश बना दिया जा रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर बैठेंगे तो वो किस तरीके से उसी विचारधारा की सरकार के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे, और जो होते हुए नहीं दिख रहा है। तो न्यायिक नियुक्तियां एक बहुत बड़ा सवाल है कि न्यायाधीशों को जिस तरीके से विचारधारा के आधार पर एग्जीक्यूटिव के नजरिए से अपॉइंट किया जा रहा है, उसका परिणाम है कि अदालतें अपना काम जो संविधान में दिया गया है उनको वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हैं। शिवरंजी। ये कहना मैंने उचित होगा कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, दैट जुडिशरी शुड बी सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जो बात कही गई है कि भाई न्यायिक स्वतंत्रता की, तो ये एक तरह से समझिए कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ये समझिए कि सिर्फ एक माने थ्योरेटिकल एक आइडियलिज्म बन के रह जाएगा। और क्या ये कहा जाए कि एक तरह से ये एक शैम है, या एक तरह से इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ शैम, एक तरह से मैंने सिर्फ एक मैंने ख्याली एक मैंने बात खाली रह जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल परे होगी। ऐसा होता हुआ दिख रहा है और इसी का परिणाम है कि अदालतों की ये हालत होती जा रही है। क्योंकि जो न्यायिक निष्पक्षता है, वो न्यायपालिका की निष्पक्षता उसकी इंडिपेंडेंस पर निर्भर करती है। और जब न्यायाधीशों का सिलेक्शन आइडियोलॉजी के आधार पर होगा, दूसरी और भी बहुत सारी बातें हैं न्यायपालिका के इंडिपेंडेंस के सामने जो खतरे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई एग्जीक्यूटिव न्यायाधीशों को निर्देशित करती है। पहली बात तो जब एग्जीक्यूटिव की विचारधारा का ही आदमी न्यायाधीश होगा तो उसको निर्देश देने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी विचारधारा जो संविधान को नहीं मानती, जो संविधान के मूल्यों को नहीं मानती, उसको मान के चलने वाले लोग न्यायाधीश बन जाएंगे। तो फिर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी तो वो नहीं ही डिस्चार्ज कर सकते, जैसा कि देखा जा रहा है। दूसरी बातें ये है कि जब आपकी विचारधारा का कोई आदमी जज होगा तो निर्देश देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी विचारधारा से वो गवर्न होगा और संवैधानिक विचार, संवैधानिक मूल्य किनारे हो जाएंगे। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव ने जिस तरीके से मीडिया को गवर्न करने के लिए विज्ञापनों का एक सहारा लिया गया कि मीडिया को मैनेज करना है,
तो सरकारी जो विज्ञापन है वो मीडिया को दिया जा रहा है, उसकी आड़ में मीडिया को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। इसी तरीके से न्यायाधीशों को भी गवर्न कर लिया गया है काफी हद तक, कि न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को सरकारी वकील बना दिया जाएगा, उनके बेटा बेटी को, बहू को, पति को, पत्नी को सरकारी रेवड़ी जिसको कहा जाता है। हमारे यहाँ एक न्यायाधीश हैं जिनके हस्बैंड को लोक सेवा आयोग में मेंबर बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे न्यायाधीश हैं जिनके बेटा बेटी को सरकारी वकील, अपर महाधिवक्ता, स्टैंडिंग काउंसिल, विभिन्न विभागों के वकील बना दिया गया है। तो इस माध्यम से भी न्यायाधीशों को प्रो एग्जीक्यूटिव किया जाता है कि उनके रिश्तेदारों को सरकारी मलाई दे करके, जैसे मीडिया को विज्ञापन दिया जाता है, उसी तरीके से जजों के रिश्तेदारों को सरकारी वकालत और इस तरीके के पदों पर अपॉइंट करके न्यायाधीशों को अपने खिलाफ जाने से या संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के अपने संवैधानिक दायित्व से मुकर जाने की ओर प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते ही कोई राज्यपाल बन जा रहा है, कोई राज्यसभा में चला जा रहा है। बहुत सारे जो आयोग हैं, बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पर नियुक्तियों का एक सिस्टम चलता है। तो न्यायाधीश जो संवैधानिक पद पर बैठता है वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद के अपॉइंटमेंट के फेर में पढ़ करके और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को कंप्रोमाइज करता है कि हमारे सेवानिवृत्ति के बाद हमको कोई अच्छा पद मिल जाए। ये बहुत घातक चलन है। इसलिए इस पर कम से कम कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए, और ये सवाल नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा कि सेवानिवृत्त होने के कम से कम 5 साल तक, 3 साल तक, जो भी पीरियड तय हो, किसी भी न्यायाधीश को कोई भी सरकारी पद नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत जरूरी है न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए। ये सारी चीजें इस तरीके का माहौल बनाती हैं कि जिसमें पहले भी चलन में था कि आम आदमी जजों के रिश्तेदारों को वकील करना चाहता था, लेकिन अभी ये काम सरकार खुद कर रही है कि जजों के रिश्तेदारों को सरकारी वकील बनाकर अपने खिलाफ फैसले होने से बच जाना, और संवैधानिक जो दायित्व है न्यायपालिका को उससे कंप्रोमाइज की दिशा में इस तरीके का एक माहौल बनता है कि नागरिक न्याय पाने से वंचित हो जा रहा है और न्यायाधीशों के रिश्तेदार सरकारी वकील बन करके सरकार की फेवरेबल ऑर्डर करवाने में सफल हो जा रहे हैं। अच्छा, इससे अब हमारा एक आखिरी प्रश्न होगा सर आपसे कि ये सारी चीजें तो खैर जो अब है, अब वास्तविकता तो जो है वो तो दिख रही है, लेकिन इसमें एक आम आदमी या एक आम नागरिक जो है, एक सिटीजन जो है, उसके पास क्या उपाय हैं? किस मुझे लगता है कि इसमें एक तो बहुत बड़ा रोल अधिवक्ता समुदाय का बनता है। अधिवक्ता समुदाय जिसने देश की आजादी में बड़ा रोल अदा किया था, और संविधान के निर्माण में भी अधिवक्ताओं का बड़ा रोल रहा है। अभी जो खास करके जो अधिवक्ता संघ है, उन पर भी जिस तरीके से सत्ता परस्ती का एक माहौल बन गया है, अपने अपनी महत्वाकांक्षा की तुष्टि के लिए जो अधिवक्ताओं के नेता हैं वो हुकूमत के साथ सेट होना चाहते हैं। हमने देखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने 3 क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन नहीं होने दिया, ये कह के कि हम वार्ता कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं सरकार के साथ, और उसका एवज में उनको राज्यसभा की सीट दी गई सत्तारूढ़ पार्टी से। तो इस तरीके का पूरा माहौल है कि जो अधिवक्ताओं के नेता हैं वो हुकूमत के साथ अपनी महत्वाकांक्षा को तुष्ट करने के लिए हुकूमत के साथ दिख रहे हैं। लेकिन जो आम अधिवक्ता हैं, जो अदालत की प्रक्रिया से रूबरू होते हैं और रोज बरोज अदालत के अंदर क्या चीजें चल रही है, न्यायाधीशों के आचरण उनके सामने होते हैं। एक कोटेशन कहा जाता है कि जो बार इज द मदर ऑफ द बेंच। तो एग्जैक्टली। बार के मेंबर्स जो हैं वो असल में न्यायपालिका में बैठे लोगों की भी काफी जांचते हैं, एक तरीके से कि कौन न्यायाधीश क्या आचरण कर रहा है, ये उनकी नजर में ज्यादा होता है। तो एक तो अधिवक्ताओं की, आम अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है कि अदालत के अंदर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं
अधिवक्ताओं को समझ है कि संवैधानिक मूल्य क्या है और न्यायाधीश किस तरीके से संवैधानिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो अदालत के कॉरिडोर के अंदर की जो चीजें हैं उनको अधिवक्ता समझते हैं। मुझे लगता है अधिवक्ताओं को उन सब बातों के खिलाफ मुखर होकर के बोलना होगा, और तब देश के नागरिक भी उन चीजों को समझ पाएंगे कि अदालत के अंदर क्या चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो कंप्रोमाइज हो रहे हैं और न्यायपालिका अपने काम को नहीं कर पा रही है। और जब ये बातें जो न्यायालय के अंदर की जो चीजें चल रही हैं ये नागरिकों के पास तक आएंगी, नागरिक इन बातों को समझ पाएंगे, तो अदालत में बैठे लोग भी ये समझ पाएंगे कि उनको जो संवैधानिक दायित्व मिला है वो सत्ता परस्ती और हुकूमत के साथ सेट होकर के अपनी महत्वाकांक्षा की तुष्टि का नहीं, बल्कि नागरिकों को न्याय प्रदान करने का है। और अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो नागरिक इस बात को समझ रहे हैं और उनके खिलाफ भी एक माहौल बन रहा है। इसलिए नागरिकों को भी अब एक कसौटी के तौर पर खड़ा होना होगा, और जो संवैधानिक मूल्य हैं उन्हीं मूल्यों के आधार पर न्यायाधीशों के कंडक्ट और न्यायाधीशों के निर्णयों को भी मूल्यांकित करना होगा। एक नागरिक के तौर पर क्रिटिकल होकर के न्यायालय के आचरण को, न्यायालय के काम को और न्यायाधीशों के आचरण को भी देखना पड़ेगा। और उस पर जितनी चर्चा बहस होगी, जितना मुखर होकर के बातचीत होगी, उतना ही संभावना है कि न्यायालय और न्यायाधीश भी अपने आचरण को रिव्यू करेंगे और संवैधानिक मूल्यों की तरफ फिर से लौटना संभव हो पाएगा। हाँ, इस पर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा सर, कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया इस विषय पर चर्चा के लिए।